नंदू एक गरीब मेहनती किसान था। उसके पास अपनी जमीन नहीं थी, इसलिए वो गांव के जमींदार के खेतों में खेती का काम किया करता था। आजकल नंदू ने जमींदार के खेतों में करेले की फसल उगा रखी थी। नंदू, करेले की फसल कब तक तैयार हो जाएगी? इस बार करेला बढ़िया उग जाए तो शहर में अच्छे दामों में बेचकर कमाई अच्छी हो जाएगी। मालिक, बस अगले 2 महीने तक फसल पककर तैयार हो जाएगी। ठीक है, पूरी मेहनत से फसल उगा तभी महीने की पगार मिलेगी। नंदू दिन रात खेत पर मेहनत करके करेले की फसल उगाता है और महीने बाद करेले की फसल पककर तैयार हो जाती है। जमींदार साहब जब ये फसल देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। बस 1-2 दिन में जमींदार साहब को बुलाकर फसल दिखा दूंगा। नंदू खुशी खुशी घर चला जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी सुमन को सारी बात बताता है। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। तुमने करेले की फसल उगाने में बहुत मेहनत की है। सुमन, कल मुझे सुबह खेत पर जल्दी पहुंचना है, इसलिए मुझे जल्दी उठा देना। अगले दिन नंदू जब खेत पर पहुंचा तो उसने देखा उसके खेत के सारे करेले गायब थे। ये देखकर नंदू घबरा गया। हे भगवान, सारी फसल कहाँ गई? एक भी करेला नहीं बचा। करेले कौन चुरा कर ले गया? नंदू रोता हुआ जमींदार के पास जाता है। मालिक, खेत में से करेले चोरी हो गए। पता नहीं कौन फसल तोड़ कर ले गया। क्या? ये तू क्या कह रहा है? कहीं तो झूठ तो नहीं बोल रहा? कहीं तेरी नियत में फर्क आ गया हो? बात सुन ले मेरी, पूरी फसल के पैसे चाहिए, चाहे कहीं से भी ला के दे, वरना मैं तुझे इस गांव में नहीं रहने दूंगा। मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं तुझे 1 दिन का समय देता हूँ। पर मालिक, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे खुद नहीं पता कि खेत में से करेले कहाँ गायब हो गए। ए लड़को, इसे उठाकर हवेली से बाहर फेंक दो। अब तू कल सुबह तक मेरे पैसे देकर जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे भगवान, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरे कारण सुमन और बच्चे भी परेशान होंगे। नंदू खेत पर वापस पहुंचता है और फूट फूट कर रोने लगता है। हे ईश्वर, मेरी मदद करो। करेले कौन चुरा कर ले गया? मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर मैं कल सुबह तक जमींदार को पैसे नहीं दे पाया तो वो मेरे साथ साथ सुमन और बच्चों को भी गांव से बाहर फेंक देगा। नंदू अभी रो ही रहा था कि तभी वहाँ 2 परियां आती हैं और वो आपस में बातें करने लगती हैं। नीली परी, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। पिताजी की तबीयत के लिए हमने धरती पर जो करेले इस खेत से तोड़े थे, उसके कारण इस गरीब को कितनी परेशानी हो रही है। हाँ लाल परी, हमसे गलती हो गई। चलो हम इससे माफी मांगते हैं और जो भी करेले हमने लिए हैं उसके बदले इसे धन दे देते हैं। दोनों परियां नंदू के पास जाती हैं। नंदू उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। नंदू, तुम्हारे खेत से करेले हमने ही लिए थे। हमारे पिताजी को परिलोक के वैद्य जी ने करेले का जूस पीने की सलाह दी थी और करेला सिर्फ धरती पर ही उगता है, परिलोक में नहीं। इसलिए हमने तुम्हारे खेत से सारे करेले तोड़ लिए। हम तो फिर से करेले लेने आए थे। हमें नहीं पता था कि इस फसल को धरती पर उगने में समय लगता है। नंदू, ये लो, ये धन से भरा हुआ कलश। ये उन करेलों की कीमत है जो हमने तुम्हारे खेत से तोड़ लिए थे। नंदू सोने के सिक्कों से भरा कलश देखकर खुश हो जाता है। नंदू, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नंदू, अब तो तुम्हारे खेत में करेले भी नहीं बचे हैं और हमारे परिलोक में करेले की फसल नहीं उगती है। अगर तुम बादलों पर खेती कर सको तो हमें परिलोक में बहुत आराम हो जाएगा। इसके बदले हम तुम्हें उचित धनराशि भी दिया करेंगे। फिर तुम्हें जमींदार के खेतों पर काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बादलों पर ही खेती किया करना। क्या बादलों पर खेती? पर वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें सब समझा देंगे। अभी तुम जमींदार के रुपए लौटा दो, उसके बाद हम तुम्हें बादलों में परिलोक ले जाएंगे। नंदू जमींदार को फसल की सारी कीमत चुका देता है और उसके बाद परियां उसे बादलों में ले जाती हैं। पिताजी महाराज, ये नंदू है, अब से ये बादलों पर खेती करेगा। फिर तो परिलोक के वासियों को बहुत आराम मिल जाएगा। यहाँ पर करेले ना मिलने के कारण बहुत परेशानी होती है। लाल परी, नीली परी, तुम नंदू को सब कुछ समझा दो। बादलों पर जो हमारे खेत हैं, वहाँ पर नंदू आराम से करेले की खेती कर सकता है। जो आज्ञा महाराज, मैं कल सुबह से ही खेती के काम में लग जाऊंगा। नंदू बादलों पर बने खेतों में करेले की खेती करना शुरू कर देता है। नंदू के लिए एक परिलोक का सेवक रोजाना धरती लोक से लाने और ले जाने का काम करता था। धीरे धीरे बादलों पर करेले की खेती उगने लगती है। नंदू, तुमने तो कुछ ही समय में इतनी मेहनत से बादलों पर करेले की खेती उगा दी।
हाँ माँ, नंदू बहुत मेहनती है, पर धरती लोक पर इसे इसकी मेहनत का फल नहीं मिलता। ये लो नंदू, तुम्हारी इस महीने की कमाई। हमारे यहाँ करेले के साथ साथ और भी बहुत सी हरी सब्जियाँ हैं जो बादलों पर नहीं उग पाती, इसलिए करेले की फसल के साथ साथ तुम और भी सब्जियाँ बादलों पर उगाने का काम शुरू कर दो, जिसके लिए हम तुम्हें अच्छा धन देंगे। शुक्रिया महाराज, आप नहीं जानते आपने मुझ गरीब पर कितना बड़ा उपकार किया है। नंदू, ये तो तुम्हारी मेहनत का फल है और मेहनत का फल सदैव मीठा ही होता है। उस दिन से नंदू बादलों पर खेती करने लगा। आज उसके पास वो सब कुछ था जिसकी वो सदैव कामना किया करता था। टिल्लू एक गरीब कबाड़ी था जो दिन भर कूड़ा बिनता था और फिर उसे बेचकर अपना और अपनी पत्नी गिन्नी का पेट पाल रहा था। टिल्लू और गिन्नी की शादी को 4 साल पूरे होने को थे और अब वो 2 से 3 होने जा रहे थे। अरे अरे, ये क्या कर रही है गिन्नी? छोड़ इसे, ला मुझे दे, मैं कुएं से पानी लेकर आता हूँ। क्या क्या करोगे आप भी? पहले ही सारा दिन धूप में इधर उधर भटकते रहते हो और अब मेरी वजह से ये सब भी करोगे? तो क्या हुआ? और वैसे भी बच्चा तो हम दोनों का है ना, उसकी खातिर अगर थोड़ा बहुत ज्यादा काम कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जी। अब मुझसे आपकी ये हालत और नहीं देखी जाती। मेरी मानो तो बच्चे के पैदा होने से पहले कहीं और रहने का इंतजाम कर लो। यहाँ बहुत परेशानी होती है, पानी लेने भी कितनी दूर जाना पड़ता है, और तो और अपनी झोपड़ी के पास कितना घना जंगल है। दिन रात यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई जंगली जानवर न धमक पड़े कभी। बोल तो तू ठीक रही है गिन्नी, लेकिन अपनी हालत भी तो तू जानती है ना। कबाड़ बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे खाने पीने का भी ठीक से जुगाड़ नहीं हो पाता। ऐसे में कहीं किराए पर कमरा कैसे लेंगे? माना कि यहाँ थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन ये जगह जैसे भी है तो मुफ्त की ना। इतना कहकर टिल्लू कुएं की तरफ चल दिया। टिल्लू ने गिन्नी को तो समझा दिया, लेकिन वो खुद को नहीं समझा पा रहा था। ठीक ही तो कह रही है गिन्नी, ये जगह वाकई में रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये कुआं, इसमें भी बस नाम भर को ही पानी बचा है। हे भगवान, क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि एक दिन चांद पर जाकर अपना घर बसाऊंगा, लेकिन यहाँ तो पृथ्वी पर ही ढंग का बसेरा नहीं मिल रहा। और अब तो मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है, क्या उसका नसीब भी मेरी तरह ही होगा? ये सब सोचकर टिल्लू की आंखों में आंसू आ गए और वो कुएं के पास ही अपना सिर पकड़कर बैठ गया। असल में टिल्लू की झोपड़ी जिस जगह पर थी वो शहर से काफी अलग था, जहाँ सुख सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं था। कुल मिलाकर टिल्लू और गिन्नी बड़ी मुश्किलों में जी रहे थे, लेकिन अब सवाल उनके आने वाले बच्चे का था, तो टिल्लू को कुछ तो करना ही था। नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या? हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। टिल्लू हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी उसे किसी के दर्द से कराहने की आवाज सुनाई दी। टिल्लू इस आवाज की तरफ बढ़ा तो सामने एक बड़ा सा कूड़े का ढेर था, जिसे कुछ देर पहले ही शहर से आई हुई एक गाड़ी वहां डाल कर गई थी। आवाज तो इधर से ही आ रही थी, लेकिन यहाँ तो बस ढेर सारा कूड़ा। लगता है मेरा वहम होगा, मुझे चलना चाहिए। नहीं, रुक जाओ, मेरी मदद करो, मैं यहाँ हूँ। अब यहाँ पर इस कांच की बोतल में बंद हूँ मैं। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। टिल्लू ने पलट कर देखा तो वाकई उसके सामने कूड़े के बीच एक कांच की बोतल पड़ी थी। टिल्लू ने उस बोतल को उठाकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये सब क्या है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? तुम तो एक परी जैसी लग रही हो। हाँ, मैं एक परी ही हूँ और तुम कोई सपना नहीं देख रहे। ये सब सच है। मुझे एक दुष्ट जादूगर ने इस कांच की बोतल में कैद कर दिया है। इस बोतल के अंदर मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती। तुम भले इंसान लगते हो, मेरी मदद कर दो, मुझे इस बोतल की कैद से आजाद कर दो। लेकिन मैं तुम्हें इस बोतल से बाहर कैसे निकालूं? क्या मैं इसे तोड़ दूं? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अगर इस बोतल को तोड़ दिया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मुझे इस बोतल से आजाद करने के लिए तुम्हें पहले उस जादूगर के जादू को तोड़ना होगा। लेकिन मैं ये कैसे करूँगा? बहुत आसान है, बस तुम्हें इस बोतल को अपने हाथों में लेकर जोर से रगड़ना होगा और फिर इसका ढक्कन खोल देना। ऐसा करते ही मैं खुद ब खुद इस बोतल से बाहर आ जाऊंगी। क्या बस इतना ही? तो लो, ये तो मैं अभी कर देता हूँ। टिल्लू ने ठीक वैसा ही किया जैसा उस परी ने कहा। उसने पहले कांच की बोतल को अपने हाथों से रगड़ा और फिर उसका ढक्कन खोल दिया और इसके साथ ही वो परी उस बोतल से बाहर आ गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम नहीं जानते तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। नहीं नहीं, ये तो बहुत आसान था। ये काम तो कोई भी कर सकता था। नहीं, हर कोई नहीं कर सकता था।
उस दुष्ट जादूगर का जादू बस वही इंसान तोड़ सकता था जिसका दिल साफ हो, जिसने कभी किसी का बुरा ना किया हो और जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता हो। तुमने मुझे उस बोतल से आजाद करके ये साबित कर दिया कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और इसके लिए तुम्हें इनाम तो मिलना ही चाहिए। मांगो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। कुछ भी मतलब मेरा मतलब है कि तुम मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हो। हाँ, एक बार बोल कर तो देखो। तो फिर ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक आलीशान घर में रहूं, जहाँ हमें किसी भी चीज की कमी ना हो, हर काम मेरे सोचते ही हो जाए, जो भी चाहूँ वो झट से मेरे सामने आ जाए। और हाँ, एक बात और, मेरा ये आलीशान घर यहाँ पृथ्वी पर नहीं बल्कि वहाँ दूर उस चांद पर होना चाहिए। टिल्लू बिना सांस लिए बस बोलता गया और परी उसे सुनती रही। क्या कहा? चांद पर? क्या तुम सच में चांद पर रहना चाहते हो? एक बार फिर सोच लो। इसमें सोचना क्या है, पर तुमने मेरी बात पूरी तो सुनी ना। मैं चाहता हूँ कि चांद पर जाकर मुझे कोई काम ना करना पड़े, ना पैसे कमाने का झंझट हो और ना ही मेरी पत्नी गिन्नी को घर का कोई काम करना पड़े, और मेरा बच्चा वो भी वहाँ चांद पर पूरे ठाठ से रहे। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। इतना कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई और इसके साथ ही टिल्लू और उसकी पत्नी सीधे चांद पर पहुंच गए। ये क्या हुआ? हे भगवान, ये मैं कहाँ गई? शुक्र है कि आप भी यहीं पर हो। पर आप तो पानी लेने गए थे ना? कहाँ है पानी का घड़ा? अरे कहाँ छोड़ा है उसे? अरे छोड़ उस मिट्टी के घड़े को गिन्नी, जरा अपने आसपास देख, तुझे ये जगह कुछ अलग नहीं लग रही? हाँ, लग तो रही है। अरे इतनी जल्दी रात कैसे हो गई? और ये जमीन, ये इतनी क्यों चमक रही है? सुनो जी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। आपको पता है, मैं तो भगवान का ध्यान कर रही थी। जब आँख खुली तो यहाँ पर आपके साथ खड़ी थी। आप बताओ ना, ये कौन सी जगह है? हम यहाँ पर आए कैसे? और ये सामने जो इतना बड़ा महल है, ये किसका है? टिल्लू गिन्नी को पूरी बात बताता है और फिर दोनों उस आलीशान महल के अंदर जाते हैं जो उनके ठीक सामने था। पूरे महल में उनके सिवाय और कोई भी वहाँ पर नहीं था, लेकिन टिल्लू और गिन्नी की जरूरत की हर चीज वहाँ पर थी। गिन्नी, अब सारी जिंदगी मौज में काटेंगे। अपना बच्चा भी एक राजकुमार की तरह पैदा होगा और यहीं पर बड़ा होगा। अब हमें ना तो कोई काम करने की जरूरत है और ना ही कोई चिंता करने की। हाँ, लेकिन यहाँ तो बस हम ही हैं और कोई भी नहीं। हम ऐसे कैसे जिएंगे जी? ओफो, तुम औरतों को समझना भी ना बड़ा मुश्किल है। अब बताओ, मेम साहब को चांद पर रहकर भी चैन नहीं है। बात वो नहीं है जी, जरा अपने बच्चे के बारे में भी तो सोचिए। क्या वो सारी जिंदगी सिर्फ हमें देखकर ही बड़ा होगा? यहाँ चांद पर हमारे अलावा कभी कोई रहने नहीं आएगा, तो आखिर हम कब तक इस ऐशो आराम के साथ खुश रह पाएंगे यहाँ? मुझे आराम चाहिए था, लेकिन इतना नहीं कि जीवन का रस ही खत्म हो जाए। लेकिन वहाँ पृथ्वी पर कितनी मुश्किलें हैं, तुझे याद है ना? मुझे सब याद है जी, और मैं ये भी जानती हूँ कि आज नहीं तो कल आप अपनी मेहनत से उन सारी मुसीबतों का हल ढूंढ ही लोगे और हमारा बच्चा भी हमेशा खुश रहेगा वहाँ अपनी दुनिया में। लेकिन गिन्नी, अब हम चाहकर भी इस चांद को और यहाँ बने अपने इस घर को छोड़कर वापस नहीं जा सकते। उस परी से मैं बस एक ही इच्छा मांग सकता था जो मैं मांग चुका हूँ, और अब वो परी कहाँ है मैं तो ये भी नहीं जानता। इतना कहकर टिल्लू उदास हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक तेज रोशनी होती है जिसके बीचों बीच वही परी खड़ी थी, जिसके जादू से टिल्लू और गिन्नी चांद पर पहुँचे थे। परेशान मत हो टिल्लू, मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम्हें चांद की ये दुनिया रास नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारी इच्छा को तो मुझे पूरा करना ही था। गिन्नी ने बिल्कुल सही कहा, तुम और तुम्हारा परिवार वहाँ अपनी दुनिया में ही खुश रह सकोगे। तो बोलो, अब तुम क्या चाहते हो? चांद पर बना ये आलीशान महल या पृथ्वी पर बनी वही पुरानी झोपड़ी? टिल्लू और गिन्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर फौरन पृथ्वी की तरफ इशारा कर दिया। उनके ऐसा करते ही परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उसके साथ ही टिल्लू और गिन्नी वापस पृथ्वी पर पहुंच गए। लेकिन इस बार काफी कुछ अलग था। टिल्लू की टूटी फूटी झोपड़ी की जगह पर एक छोटा लेकिन पक्का मकान था। पास में ही एक खेत था जिस पर हरी भरी फसल लहरा रही थी। साथ ही साफ पानी से भरा हुआ एक कुआं भी था जो टिल्लू के घर के बिल्कुल नजदीक था। टिल्लू के लिए ये सब उस परी ने ही किया था और ये बात टिल्लू और गिन्नी भी समझ चुके थे। दोनों ये सब पाकर बहुत खुश थे क्योंकि आखिरकार उन्हें अपना सपनों का घर जो मिल गया।